करेंगे इसके अपवाद। अपवाद ही करने थे ना भाई, आयनन एंथैल्पी के अपवाद करने थे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आयनन एंथैल्पी के अपवाद। देखो भाई, हमने आवर्त में क्या कहा था कि बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार छोटा होता है, और परमाणु आकार छोटा होगा तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब भी जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगर ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं अपन लोग, तो अप टू डाउन जब भी आते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। लेकिन ये तो अपने पास आवर्तिता पाई जाती है, इसमें कई कई जगह पे अपवाद पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्त में। आवर्त में अपवाद। आवर्त में क्या क्या अपवाद है भाई अपने पास? तो देखो, अपन एक आवर्त की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो हमारे पास ये जो तत्व हैं, इनमें अपन बाएं से दाएं चलें, तो बाएं से दाएं चलते तो क्या होगा? देखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1, इसका कितना हो गया 2s2, इसका 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमने एक पॉइंट लिखा था कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। तो यहां देखो, बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। इसका मतलब लिथियम की तुलना में बेरिलियम का आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा है। ठीक है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। अब बेरिलियम और बोरॉन की तुलना करें तो बेरिलियम का क्या है? पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2s2 पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जबकि बोरॉन का क्या है? 2p1 है, ना तो पूर्ण पूरित है ना अर्धपूरित है। ठीक है ना? तो बेरिलियम का पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका होता है वो क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि भाई बोरॉन जो है वो तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी विन्यास में बदल जाएगा, 2s2 ले लेगा, इसलिए ये तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है आसानी से। लेकिन ये क्या है? पहले से स्थायी है तो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता। इसका मतलब कि बेरिलियम का आयनन एंथैल्पी का मान बोरॉन से अधिक होता है। तो हमने क्या लिखा था कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अपने निकटतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में अधिक होता है, और जिनका स्थायित्व ज्यादा होगा उनके आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा कि बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी बोरॉन से अधिक है, जबकि बोरॉन दाईं तरफ आ रहा है। कारण, क्योंकि बेरिलियम का पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इस कारण वह इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता, जबकि बोरॉन जो है वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके स्थायी विन्यास में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, अब आगे चले अपन, तो फिर क्या आ गया अपने पास? कार्बन आ गया। कार्बन से आगे चले तो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी कार्बन से ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं अपन। दूसरा, नाइट्रोजन का विन्यास क्या है? 2p3 है। 2p3 मतलब अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का स्थायित्व कार्बन से भी ज्यादा होगा और ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा। तो कार्बन ज्यादा है, इसलिए कार्बन ज्यादा आयनन एंथैल्पी होती है, लेकिन साथ के साथ ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का विन्यास जो होता है वो अधिक स्थायी होता है। और इसके बाद क्या आएगा? फ्लोरीन, और लास्ट में क्या आएगा? नियोन। तो नियोन की आयनन एंथैल्पी का मान अपने आवर्त में सर्वाधिक हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि इसका अष्टक पूरा होता है, इसका बाह्यतम कोश जो है पूरा भरा हुआ होता है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है, स्थायित्व का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए नियोन की आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो अब आप लोग क्रम तो आपने देख ही लिया, अब अपवाद के बारे में थ्योरी लिखो। कैसे लिखेंगे अपन? देखो, ये कौन सा है? क्षारीय मृदा धातु है ना? अपन लिखें इसके अंदर क्षारीय मृदा धातु तत्वों का, क्षारीय मृदा धातु
क्षारीय मृदा धातु तत्वों का आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान समूह 13, समूह 13 में कौन आते हैं? ये आ रहे हैं अपने आप, बोरोन, एल्यूमिनियम। ठीक है, समूह 13 के तत्वों की तुलना में, समूह 13 के तत्वों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस कारण यह अपना स्थायित्व बनाए रखने का प्रयास करते हैं, यह अपना स्थायित्व बनाए रखने का प्रयास करते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते, और आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते। जबकि समूह 13 के तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। इस कारण बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी का मान, इस कारण बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी का मान बोरॉन से अधिक होता है। ठीक है, तो यहां पर जो क्षारीय मृदा धातु है उनकी आयनन एंथैल्पी का मान समूह 13 से अधिक है। उसका कारण बता ही दिया मैंने आपको। क्या कारण है? क्योंकि क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं उनका पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो कि अधिक स्थायी होते हैं। अब बात करते हैं, आगे चलें नेक्स्ट अपवाद की तरफ। तो सेकंड पॉइंट डालो, समूह 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान, समूह 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान समूह 16 के तत्वों की तुलना में, समूह 16 के तत्वों की तुलना में अधिक होता है, समूह 16 के तत्वों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इनका अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि इनका अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो कि अधिक स्थायी होता है। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो कि अधिक स्थायी होता है। इस कारण इनकी आयनन एंथैल्पी का मान, इस कारण इनकी आयनन एंथैल्पी का मान समूह 16 की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, देखो 15 का विन्यास है 2p3 और समूह 16 के तत्वों का विन्यास क्या होता है 2p4। अब अर्धपूरित विन्यास ज्यादा स्थायी होता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करते ही क्या हो जाएंगे, ये अस्थायी हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही। जबकि समूह 16 के तत्व जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें तो इनका विन्यास कैसा हो जाएगा, अर्धपूरित विन्यास हो जाएगा, जो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। इसलिए यहां पर जो समूह 16 के तत्व हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, अक्रिय गैसों का बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित होने के कारण
बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित होने के कारण इनका स्थायित्व अधिकतम होता है। इनका स्थायित्व अधिकतम होता है और यही कारण है कि आवर्त में इनकी आयनन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होता है। आवर्त में आयनन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होता है। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है भाई कि नियोन जो होता है, अक्रिय गैसेस जो होती है, उनका परमाणु आकार आवर्त में सबसे अधिक होता है। ठीक है, और परमाणु आकार बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। परंतु जो अक्रिय गैसें हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी का मान आवर्त सारणी में सर्वाधिक होता है। आकार भी सबसे बड़ा होता है और आयनन एंथैल्पी का मान भी सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वान प्रभाव त्रिज्या पाई जाती है, इसलिए आकार बड़ा है। और अक्रिय है, इनका स्थायी विन्यास होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते। तो आकार बड़ा होने के बावजूद भी इनकी आयनन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये अपवाद हो गया इसका। अब बात करेंगे हम वर्ग में। ये तो गए आवर्त की बात। अब बात करते हैं अपन वर्ग में कि वर्ग में क्या अपवाद होता है। तो वर्ग में अपन अपवाद केवल एक ही पढ़ेंगे, हालांकि बुक में डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो लिखो, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, कम होता है। आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, परंतु समूह 13 में बोरॉन से एल्यूमिनियम में आने पर परमाणुीय आकार के मान में वृद्धि होती है। बोरॉन से एल्यूमिनियम में आने पर परमाणुीय आकार के मान में वृद्धि होती है, परंतु एल्यूमिनियम से गैलियम में जाने पर परमाणुीय आकार लगभग समान रहता है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो परमाणु आकार बढ़ना चाहिए, एल्यूमिनियम का ज्यादा है बोरोन से, लेकिन गैलियम का परमाणु आकार एल्यूमिनियम ज्यादा नहीं होता, उसके लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है अपने पास? तो देखो, एल्यूमिनियम गैलियम आने पर परमाणु आकार लगभग समान रहता है, क्योंकि एक कोश में वृद्धि के साथ 18 प्रोटॉन बढ़ते हैं। एक कोश में वृद्धि के साथ 18 प्रोटॉन बढ़ते हैं। इस कारण नाभिकीय आवेश का मान अधिक होने से आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। देखो भाई, बोरॉन सेकंड, दूसरे आवर्त में, ये तीसरे में, कोश बढ़ गया। तब तो कितने बढ़े? बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 और एल्यूमिनियम का 13, 8 बढ़े। अब नीचे आओ, एल्यूमिनियम जो होता है उसका आवर्त कौन सा होता है? मैंने तीसरे आवर्त में होता है। और गैलियम कौन सा आवर्त में होता है? चौथे में। तो कोश में कितनी वृद्धि हुई? केवल एक ही वृद्धि हुई। लेकिन एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और गैलियम का कितना होता है? 31।
ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई प्रोटॉन संख्या में? 11 में से 3 गए, 8 बच गए अपने पास, और 2 में से 1 11। तो यहाँ पर अपने पास 18 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ कितने थे? केवल 8। तो एक कोश में वृद्धि के साथ 18 प्रोटॉन बढ़ते हैं, और प्रोटॉन के कारण नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, और नाभिकीय आवेश का मान अधिक होने के कारण परमाणु आकार में कमी आती है, आयन एंथैल्पी के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो यही कारण है कि एल्यूमिनियम से गैलियम में आने पर परमाणु आकार लगभग समान रहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये होगा आज हमारा आयन एंथैल्पी का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, नया टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। लास्ट ईयर तक हमारे पास आयन एंथैल्पी के अनुप्रयोग भी आते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी स्टार्ट हो गई है, तो अनुप्रयोग को अपने सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक थी लास्ट ईयर, उसमें तो अनुप्रयोग थे, लेकिन एनसीईआरटी में अनुप्रयोग नहीं है, इसलिए हम अनुप्रयोग नहीं कर रहे। बाकी अनुप्रयोग अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए वैसे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास आयन एंथैल्पी। चलो।